हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अच्छा इस टॉपिक में, तो ध्यान से सुनो। सिंपल सा टॉपिक है, छोट कुछ ही फॉर्मूले हैं, लेस देन 10 से कम फॉर्मूले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में। अगर आपने ध्यान से देख लिया तो कभी आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कुछ बच्चे इस टॉपिक को लेके इतने ज्यादा परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है वो इस टॉपिक की आई, और इसको अगर आपने एक बार देख लिया ना पूरे वीडियो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना जेई मेंस ना जेई एडवांस। तो मैं तो यही बोलूंगा, एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं, बिल्कुल कमेंट करेगा, बाकी ऐसा होगा नहीं। अगर आपने शांति से बैठ के देख लेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हो, और वह भी कम से कम टाइम और कम से कम फॉर्मूलों का यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और आज का टॉपिक बड़े मजेदार रहने वाला है, क्योंकि ये है सिंपल, पर पता नहीं क्या क्या भाई क्या चढ़ा हुआ है कि ऐसा करके कर लो, ऐसा करके कर लो, और जब सीधा फॉर्मूला है तुम्हारे पास क्यों बकवास कर। तो देखिए, बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला है आज का। तो शुरू करते हैं। पहले एकदम इसको भी लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते भाई, इसको मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट है, अगर किसी सीरीज में 11 टर्म्स है, मतलब T1 T2 T3 ऐसे करके T11 टर्म्स है। तो देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, ये T6 इसका मिडल टर्म होगा। क्यों? क्योंकि 5 टर्म्स इधर बच गए और 5 टर्म्स इधर बच गए। क्या बोला मैंने? 5 टर्म इधर रह गए, 5 टर्म इधर रह गए, तो T5 मिडल टर्म इनका होगा। ये तो शायद सब जानते हैं कि अगर 11 टर्म्स है तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, बीच वाला। अगर 10 टर्म्स है तो 10 टर्म्स है तब क्या होगा? अगर 10 ही टर्म अपने पास है, T1 T2, तो फिर क्या होगा? T10। अब 10 टर्म्स है तो 5 छोड़ेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए T5 और T6 ये दो मिडल टर्म हो गए। 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े, तो देखिए 4 इधर टर्म्स छोड़ दो, 4 इधर टर्म्स छोड़ दो, तो फिर कितना बचेगा? 2 टर्म। तो ये दोनों टर्म ही इसकी मिडल टर्म कहलाएंगी, दोनों टर्म ही मिडल टर्म कहलाएंगे। तो ये तो है इसका एग्जैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो चीज। बाकी इसका मैं इससे नहीं करूँ रहा, क्या रे यार बकवास क्या कर रहे हो, लिटरली क्या कर रहे हो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको मिडल टर्म निकालना है, मतलब TR+1 ना, इसका जनरल टर्म TR+1 टाइप से लिखते हैं अपन, ठीक है क्या? तो अगर इसका मिडल टर्म चाहिए तो क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मुझे बताओ क्या होना चाहिए? तो ये ऐसे ऐसे बकवास की कुछ याद नहीं रहने वाला है। बाकी हाँ, अपने को कंसेप्ट पता है, ऐसे आता है, पर जो चीज है जो आपको ऐसे ही याद है, अरे मतलब आर का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई। अगर आर का वैल्यू मेरे पास आ गया तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। तो आर खत्म, आर इक्वल टू हाफ ऑफ एन। भाई मिडल टर्म है तो आर का वैल्यू कितना होगा? एन का आधा, हाफ ऑफ एन। हाफ ऑफ एन आर मतलब मिडल टर्म, मतलब आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? आधा। किसका? एन का। खत्म, हाफ ऑफ एन। एंड मिडल टर्म विल बी R+1 टर्म। देखो मिडल टर्म क्या होगा? R+1 टर्म। आर का जो वैल्यू आ जाएगा यहां से, और फिर मिडल टर्म। अब तुम बोलोगे आधा कैसे करेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, क्या बात कर रहे हो? हाँ बताओ, हाफ ऑफ एन क्या हुआ? हाँ तो ध्यान से सुन लो, एन अगर इवन है, एन अगर इवन है तो आर हो जाएगा n/2। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एन ऑड है तो हाफ, बताओ बताओ, इस बार भी आधा हो जाएगा ना। तो इस बार आर, अब आर क्या होगा? इसका तो हाफ कर ही नहीं सकते, n/2 तो इंटीजर ही नहीं आएगा। तो देखिए, जब भी ये फीलिंग हो कि उसका हाफ करना है और हाफ हो नहीं रहा, तो ओड आ जाए तो उसको हाफ करने के दो तरीके हैं भाई, दोनों ही तरीके हैं, n+1/2 या n-1/2। समझ पाएंगे? r बराबर n/2, जब n इवन है और ओड है तो n+1/2, n-1/2। भाई हाफ करने के दो तरीके हैं उसके, या तो n+1/2 एक ऐड करके, या तो एक माइनस करके कर दो। तो ये अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। मिडल टर्म
मतलब हाफ ऑफ एन, आर इक्वल टू हाफ ऑफ एन, दैट्स ऑल। हाफ कैसे करना है ये रहा, और फिर तो आ ही जाएगा। तो फिर मिडल टर्म क्या आ जाएगा, मिडल टर्म कैसे आ जाएगा, यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा, तो मिडल टर्म कैसे आ जाएगा, मिडल टर्म बराबर टी आर प्लस वन, दैट्स ऑल। कुछ नहीं ध्यान में रखना, एक छोटी सी चीज, आर मतलब मिडल टर्म मतलब आर हाफ होना चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, बहुत ही सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है, सही ऐसे कराने नहीं पड़ते हैं ना। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो देख लो मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो यहां आर बराबर हाफ ऑफ एन, हाफ ऑफ एन, एन का हाफ होना चाहिए था, तो एन का वैल्यू कितना है 30, तो आर इक्वल टू 30/2, तो दैट इज इक्वल टू 15। तो टी आर प्लस वन, दैट मीन्स टी 15 प्लस वन, मतलब आर का वैल्यू कितना है 15, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 30 सी आर, 30 सी आर मतलब 15 इंटू ये x, देखिए ध्यान से, ये x का काम करेगा, x की पावर n माइनस आर, दिस माइनस दिस, तो दैट इज 15 इंटू y, y का ये काम करेगा इंटू 15, दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल। यस बच्चे, इसका बताओ, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 19, तो ये तो ओड है, तो r का क्या होगा, r बराबर या तो एक ऐड करके या तो एक सब्ट्रैक्ट करके, तो r बराबर 10 या r बराबर 9। तो बताइए टी आर प्लस वन, एक तो टी आर प्लस वन, जब आर का वैल्यू 10 पुट करोगे आप, आर का वैल्यू 10, तो 19c10 इंटू बी बाई ए की होल पावर दिस माइनस दिस, तो 9 इंटू माइनस ए बाई बी की होल पावर 10, तो 19c10 इंटू, देखिए प्लस हो जाएगा और ये ए कट जाएगा, तो ए बाई बी बच जाएगा, तो एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा टी आर प्लस वन क्या आ जाएगा, यहां से दूसरा क्या आ जाएगा 19c9, आर का वैल्यू 9 लोगे तो 9 इंटू बी बाई ए की होल पावर 10 माइनस ए बाई बी की होल पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 19c9 बी बाई ए, और ये माइनस का। तो क्या ये दोनों टर्म इक्वल होना जरूरी है, नहीं, ध्यान दें, ये भी मिडल टर्म है आपका, ये भी मिडल टर्म है और ये भी मिडल टर्म है, क्या सर ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई कोई जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं पर जरूरी भी नहीं है ये दोनों। अरे भाई मिडल दो टर्म आ रहे हैं, तो दोनों का जरूरी थोड़े है मिडल इक्वल होना ना, अलग अलग हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक ही मिडल टर्म आएगा, यहाँ पे दो मिडल टर्म आएंगे, उनका वैल्यू ये आएगा, और क्लियर है। यहाँ पे आर का वैल्यू अपन ने कितना डाला 10, तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो T10 और T11 दो मिडल टर्म, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चे, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कब होगा, तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 2, ऊपर लिखो 1 नीचे 10, इसका वैल्यू भी 10, इसका वैल्यू देखो डिफरेंस एक का है तो एक ही, और ये इसको देखो एक इसको देखो 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4, 1 4 इसको 4 2 4 3 1 2, तो 6 4 और 1। तो देखो बच्चे अगर आप गौर से देखोगे ना इनमें दोनों में, तो पहले इधर से भी एक इधर से भी एक, मतलब ये बीच में बड़ा आता है, और ऐसे इधर छोटा फिर ये इधर से भी बढ़ रहा है इधर से भी बढ़ रहा है, तो बीच में, तो मतलब बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, पहले तो ये सुन लो, बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, एनसीआर को बोलते हैं, और उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब एनसीआर इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम चाहिए इफ आर इक्वल टू हाफ ऑफ एन। ये सेम कहानी रिपीट, मतलब कहां पे आएगा एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू, कहां होगा, जब आर हाफ ऑफ एन होगा, हाफ ऑफ एन होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो ये लिखने का क्या तरीका है, देखो ये फीलिंग अपने पास होनी चाहिए, ये फीलिंग अपने पास होनी चाहिए कि आर इक्वल टू हाफ ऑफ एन। तो अब वही बात, एन का वैल्यू इवन है तो सीधा हाफ हो जाएगा, और ये जिंदगी में बहुत बार काम आएगा। और n अगर ओड है तो r इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1/2 और n माइनस 1/2। तो बस r का वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा
यहां आ जाएगा एन सी एन बाई टू, और इस वाले केस में एन सी एन प्लस वन बाई टू या एन सी एन माइनस वन बाई टू। इन दोनों का वैल्यू निकालना, ये दोनों इक्वल ही आएंगे, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है ये डाल के निकालो, ये डाल के निकालो, दोनों इक्वल ही आएंगे। क्यों आएंगे? एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है, इसलिए ये दोनों का वैल्यू इक्वल ही रहेगा। क्या बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है ऐसे ही कि मिडल टर्म, जो मिडल टर्म था हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो मिडल टर्म होगा उसका ही बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि पता ही चल रहा है ना दोनों में आर क्या है? हाफ ऑफ एन, हाफ ऑफ एन, आर क्या है? हाफ ऑफ एन, एन का हाफ, तो इसलिए ये ऐसा होता है। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलिए बहुत ही छोटे से 3 क्वेश्चन नन्हे मुन्ने जल्दी से बताइए। इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे आर क्या है? आर क्या होगा? मतलब ये मैक्सिमम आर बराबर हाफ ऑफ एन, आर बराबर हाफ ऑफ एन, तो यहाँ पे एन कितना है? तो आर बराबर हो जाएगा 54/2 दैट इज 27। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू 54C27। इसका बोलो, इसका बोलो फिर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? R इक्वल टू 17 + 1/2, हाफ ही करना है, पर दो तरीके हैं हाफ करने के। तो ये कितना हो गया? 9, ये कितना होगा? 8। तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 17C9 लिखो या 17C8 लिखो, देखो दोनों का वैल्यू बराबर ही है बच्चे। इसको आप NCN माइनस आर लिख दो तो ये 8 आ जाएगा, इसके बराबर ही आ गया। तो इसलिए ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। इसके बाद आगे वाले का बोलिए बच्चे, इसका मैक्सिमम, तो 2NCR इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आर कितना होगा? हाफ ऑफ एन, तो यहां पे 2n है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? n, तो 2NCN। और इसका मिनिमम, मिनिमम बोलिए बच्चे, कौन बता सकता है मेरे को मिनिमम? इसका मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू आता है, वो कितना आता है बच्चे? 1 आता है। कब आता है? जब आर का वैल्यू या तो 0 हो या तो 2n। अरे भाई एनसीआर का मिनिमम वैल्यू 1 ही होता है ना। और यार देखा है ना, सबसे कम वैल्यू कब आएगा इसका? जब आर का वैल्यू 0 पुट कर दो या 2n पुट कर दो, तो उस टाइम ये मिनिमम रहेगा। तो बाकी बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कुछ है नहीं। अरे इससे सिंपल कुछ नहीं है इस दुनिया में। हाँ, अब जो इसका बहुत गजब, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन आने वाला है, और उसको जेईई एडवांस तक कैसे लेके जाते हैं, अगर आप अगले 10 से 15 मिनट में वो चीजें बताऊंगा जहां से कैसा भी क्वेश्चन, और मतलब तुम, हो सकता है काफी बच्चों को इस टाइप से पढ़ाएगा कि तुम्हें लगेगा अरे सर यल्ले ऐसा ही था, ये बिल्कुल यही लगने वाला है, और अदरवाइज तो आप ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ना, दो चीजें आएंगी। न्यूमेरिकली मतलब केवल वैल्यू से मतलब होगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें, इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए। इसको तुम जब एक्सपेंड करोगे तो जो टर्म्स आएंगे उनमें आपको यह बताना है कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा न्यूमेरिकली। तो करना क्या पड़ेगा अपने को? टर्म निकालना भाई, कौन सा टर्म। तो देखो एक ही बात है, क्या निकालना है अपने को कि विच टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए अगर आर का वैल्यू आ जाए तो काम हो जाएगा यार। तो व्हाट वी नीड? आर। अपने को क्या चाहिए? आर चाहिए। व्हाट टू डू, क्या करें? अरे क्या करें, जो दिया उसका यूज करेंगे। तो मैं पहले आपको इसका प्रूफ समझा देता हूं। तो लेट्स अज्यूम 2r+1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। मान लेते हैं यही सबसे बड़ा टर्म, तो ये होगा इसके आगे वाले से भी बड़ा। अगर ये बड़ा टर्म है सबसे, तो ये इससे भी बड़ा होना चाहिए, और न्यूमेरिकल बोला है इसलिए मॉडुलस, तो मतलब ये इससे भी बड़ा होना चाहिए। ये जो टर्म है वो इससे भी बड़ा होना चाहिए, एंड ये बड़ा होना चाहिए किससे? इससे भी, टीआर से भी। क्यों ऐसा क्यों? देखिए बच्चे, दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो ये ग्रेटेस्ट कब रहेगा? जब ये इससे भी बड़ा रहेगा और इससे भी, मतलब आगे वाले से भी बड़ा रहे
और ये पीछे वाले से भी बड़ा रहे, तभी ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बन सकता है क्या? इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? मतलब आर के कुछ भी वैल्यू रखो, अगर ऐसा आ जाए कि दिस इज द बिगेस्ट वन, दिस इज द बिगेस्ट, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, तब अपन जाके यहां से चैन की नींद सोएंगे। किसको सबसे बड़ा बना दिया? अब इसको बड़ा बना दिया तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए क्या करें बच्चे? तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर, इसका इधर क्या आएगा? NCR माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू वाई की पावर r माइनस, और इधर क्या आएगा? NCR प्लस वन एक्स की पावर n माइनस आर माइनस वन इंटू वाई की पावर r। तो यहां से सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करना है और फिर लाना है किसका वैल्यू? अपने को r का। तो गौर से देखिए बच्चे, बहुत गौर से देखिए, मैं एससी कैलकुलेशन, देखो बच्चे पहली बात, इसके प्रूफ से जो अभी अपन करने वाले हैं, इसके प्रूफ से वास्तविकता में क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रूफ का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए आप ये देख सकते हैं, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं खुद बता रहा हूं। हाँ, तो इसलिए, और देखिए अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो इधर रख लिया मैंने NCR और इसके नीचे लेगा मैं NCN माइनस आर, NCR माइनस वन, ये ले, इसको इसके नीचे लेगा NCR अपॉन NCR में, ये ग्रेटर देन, देखो बच्चे ये तो प्लस के ही होते हैं, तो मॉडुलस कोई काम नहीं करेगा, मॉडुलस हट जाएगा इनका। तो अब इधर क्या बचेगा? तो इसको इधर ले आते, तो ये क्या है? x की पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू वाई की पावर r माइनस वन का मॉडुलस अपॉन x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, या इसको मॉडुलस। अब देखो मॉडुलस इसलिए लगाया जाता सो दैट ये इनइक्वालिटी सोल्व हो जाए, ये इनइक्वालिटी अदरवाइज आपसे सोल्व ही नहीं होती, तो इसलिए ये मॉडुलस लगाया था, इसीलिए ये न्यूमेरिकली बोला था इसमें, सो दैट ये मॉडुलस सोल्व हो, मतलब ये इनइक्वालिटी सोल्व हो जाए। अब इसका वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है? यस, नहीं पता है तो गलती में हो आप, याद कर लेना चाहिए। और यहां क्या बचेगा? देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x नीचे y, तो मॉड x बाई y ये बचेगा। यहां से मेरे को किसका वैल्यू लाना है? r का। इस r को इधर ले आओ, इस r को इधर ले आओ, तो r का वैल्यू आएगा लेस देन n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड x, तो ये r का वैल्यू है, तो ये r का वैल्यू आएगा, r शुड बी लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड x बाई y। क्लियर है क्या? तो यहां से आप आराम से ला सकते हो। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करा, ऐसे ही आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर सकते हैं, और यहां से भी सेम आंसर आ सकते हैं। पर अगर मैं इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी की बात करूं तो क्या डिफरेंस होगा? एक तो देखो इससे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पे r है तो यहाँ पे r प्लस वन, यहाँ r है तो यहाँ r प्लस वन है, तो मतलब एक तो इसमें r प्लस वन आएगा, जहां r आया वहां r प्लस वन आएगा। दूसरी बात, ये साइन उल्टा है इससे, तो इसलिए यहां पे आ रहा था तो यहां r प्लस वन, और इस साइन को उल्टा कर दो और फिर ये तो सबसे नहीं रहेगा। तो आप जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको पास ये मिलेगा। अब देखो एक बड़ी सी चीज बार बार आ रही है, एक बड़ी सी चीज बार बार आ रही है, इसको मैं कुछ के बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा r लेस देन इक्वल टू के, और ये हो जाएगा बच्चे r ग्रेटर देन इक्वल टू, ये के बोल दिया तो k माइनस वन। तो इन दोनों को अगर आप मिला देंगे कि ये एंड ये, भाई देखो इंटरसेक्शन ही लेना होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से क्या आ जाएगा कि r बिलोंग्स टू k माइनस वन से, r बिलोंग्स टू k माइनस वन से k तक, तो ये होता है r का वैल्यू k माइनस वन से लेके k तक होता है, r का वैल्यू k माइनस वन से लेके k तक होता है। तो अब r इंटीजर होता है तो उसके हिसाब से r के यहां से वैल्यूज निकालते हैं। तो ये तो है इसका पूरा होल प्रोसेस प्रूफ, और ये सबसे स्वीटेस्ट है। जो सबसे छोटा प्रूफ है वो ये है, जाके कहीं पे भी देख लो। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अपना लेवल ऊपर करे बच्चे,
हाँ कड़वी है पर सच्चाई यही है। अगर अपने को ये एक्सप्लेनेशन इतने में नहीं समझ आ रही है तो आप अपना प्लीज लेवल अप कीजिए। मैं यही बोलूंगा आपको, आईआईटी एडवांस की अगर अपन टारगेट करें। और रियलिटी से मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई इसका वास्ता नहीं है इस प्रूफ से, वो मैं आप बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस को करने हैं। तो मतलब यहां से आर का वैल्यू आ गया, इसके बेसिस पे बना। तो इसलिए अब देखो कि करना क्या है। ये तो है कि कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस बनाया है मैंने, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा। और कुछ बच्चे तो ऐसे देखे मैंने भोले वाले कि सर ये समझा दो ना, कुछ नहीं पता, नहीं क्या क्या ही बताऊं मैं। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 उस चीज को के बोल दो, उस चीज को के बोल दो। और इसके बाद देखो आर का वैल्यू आया था k-1 से लेके k तक, ठीक है क्या। अब देखिए अगर r का k बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर k का वैल्यू इंटीजर है, k इंटीजर है तो r के 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक तो k-1 और एक k, क्योंकि r क्या होता है इंटीजर होता है, इसलिए इसमें कितने इंटीजर है, 2 ही इंटीजर है। और दूसरी बात यह है कि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, इसका और इसका सेम ही मतलब है। ये आप 12th क्लास में सीखेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे कि इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। अभी तो कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और मैं कितने छोटे मोटे तुच्छे मुझसे एक एग्जाम्पल देके बता दूं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। मैं तो ये बता रहा हूं इसका मतलब यही है, इसका मतलब, दैट्स ऑल। तो आर जीफ ऑफ आर इक्वल टू ये है, तो आर कहां से कहां होगा, यहां से यहां तक होगा, तो ये कर सकते हैं। जैसे भाई बताना है तो चलो बता देते हैं बच्चों को। जैसे के का वैल्यू 3.1 आया, तो ये क्या हो जाएगा, आर बिलोंग्स टू, देखो k-1 2.1 से 3.1, तो इसमें क्या आर होता है इंटीजर, तो क्या वैल्यू आर का, तो आर का केवल एक ही वैल्यू हो सकता है, वो 3, और वो अपन यहां से भी ला सकते हैं क्योंकि जीफ ऑफ के का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये समझ गए क्या। तो ये बात है, इसको थोड़ा देर छोटे से देख लो, काम हो जाएगा आपका। तो वो चीज है कि आर का वैल्यू क्या होगा, तो वो आर का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए जब के इंटीजर नहीं है तो आपको ये याद रखना है, बाकी इनसे कोई ये सब बकवास है, ये जितनी भी है सब बकवास है, प्योर बकवास बोलते हैं इसको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपको उस चीजों से कि कुछ कर लो। बाकी अगर कंसेप्ट अपने को ये तो पता ही होता है ना यार, बड़ा टर्म है तो आजू आजू से बड़ा होगा और क्या। तो इसलिए इसको करने के 2 फाइनल एकदम सिंपल से स्टेप है, वो क्या है, के का वैल्यू फाइंड कर लेना n+1/1 + x/y। फिर अगर के इंटीजर नहीं आए तो आर का एक ही वैल्यू आएगा, ये है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जीफ है ना, GIF, आई हटा देना फिर देख लेना ऐसे नहीं समझ आए तो के बिलोंग्स टू आई है तब 2 वैल्यू आएंगे और अदरवाइज एक ही वैल्यू आएगा। तो बहुत सिंपल, एकदम सिंपल चीज है कि ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है आपको x+y⁴n में। तो ये बकवास नहीं याद करके, इस बकवास को छोड़ के अपन क्या याद कर सकते हैं, ये 2 सिंपल स्टेप, और चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो सब क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई पंगा कहीं नहीं आने वाला है। बिल्कुल आगे देखिए, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस। इतना सिंपल है, पहले इसका मैं मतलब समझा देता हूं। नहीं क्या करते हैं कुछ बच्चे, इस 2 को यहां पुट कर देते हैं, सर इसका काई का एक्सपेंशन, इस 2 को यहां पुट कर दिया हमने तो ये 6 + 8⁻33 हो गया सर, इसका कोई एक्सपेंशन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये चाहता क्या है, ये चाहता यह है कि तुम जब इसका एक्सपेंशन करोगे, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही तो करोगे, तुम जब इसका एक्सपेंशन करोगे +33, ऐसा तुम करोगे, जब ऐसा जब तुम करोगे है ना, पहले इसका एक्सपेंशन करो, इसके बाद ये जो टर्म्स आ रहे हैं इसके जो टर्म्स, एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया, इन टर्मों में जब x का वैल्यू 2 रखा जाएगा, क्या इसका एक्सपेंशन किया तो ये ऐसे टर्म्स बनेंगे। इन टर्म्स में जब x का वैल्यू 2 पुट किया जाएगा तो
तो इनमें से सबसे बड़ा टर्म कौन सा आएगा ये पूछना चाहता है क्या, कि पहले इसका एक्सपेंशन करो, उसके बाद में जब x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है इन यहां पे, तो फिर बताओ कि इन टर्मों में से जितने भी टर्म आए थे इनमें सबसे बड़ा कौन है। ये बात बोलने के लिए ये चाहता है। क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल। तो अब बताते हैं, तो ये तो इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन का ना। अब करना क्या है, तो स्टेप 1 देखिए बच्चे, स्टेप 1 क्या है, k बराबर n+1/1 प्लस मॉड x बाई वाई। सर कुछ करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, ध्यान दें। और x यहां कौन है, ये x है और ये y है, ध्यान रखना। जो पहले लिखा होता है वो x होता है और जो बाद में लिखा होता है वो y। अरे भाई अपन ने x प्लस वाई की पावर n के लिए फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो जो इसमें पहले लिखा होता है वो x होता है, बाद में लिखा होता है वो y होता है। तो इसलिए k का वैल्यू क्या आ जाएगा, n 33 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x, x का वैल्यू 3x बाई y का वैल्यू 2। अरे x का वैल्यू 2 मत पुट कर देना, मतलब यहां पे पहले इस फॉर्मूले में x क्या है ये, और इस फॉर्मूले में y क्या है ये। अब ये आ गया 34/1 प्लस x की जगह आप 2 डाल दो यहाँ पे, तो 3 गुना 2 6/2। तो दैट इज ए k इक्वल टू 34 अपॉन ये कितना हो गया 3, 3 1 4 4, तो ये हो गया 8.5 आ रहा गया, 8.5 आ गया जनाब। तो स्टेप 1 कंप्लीटेड, स्टेप 1 कंप्लीटेड, नो इश्यू। सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है कि k नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर आया है। देखिए k नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर आया है, k यहां पे इंटीजर नहीं आया है, तो सीधा सीधा बोलता है ये r बराबर जीफ ऑफ k। तो इसका जीफ ले लेंगे r बराबर, अरे भाई इसका इंटीजर पार्ट दैट इज 8, r बराबर 8, तो अब इसका लिख दो, खत्म। तो क्या हो जाएगा 33c8 इंटू 3x की होल पावर 33 माइनस 8 25 इंटू 2 की पावर 8, इसका भी वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा 33c8 इंटू एक्स का वैल्यू 2 डालो, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 25 इंटू 2 की पावर। तो ये आपका आंसर। तो ये इसका मतलब होता है कि ये r का वैल्यू 8 आया, दैट मीन्स tr+1 है ये, तो ये tr+1 वाला 9। तो या तो ये उसे पूछ सकता है कि कौन सा टर्म, तो 9th टर्म, या ऐसा पूछ सकता है उसका वैल्यू क्या, तो वैल्यू, मतलब कौन सा टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, मतलब जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, तो वो टर्म होगा 9th और उसका वैल्यू होगा इतना। तो इसका जब ये एक्सपेंशन अपन लिखे हैं, तो इसमें 9th टर्म सबसे बड़ा होगा, उसका वैल्यू होगा ये। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से देखो बच्चे। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें पूरी पीएचडी आ जाएगी, और इस क्वेश्चन को ना तो आज से पहले आपने देखा है कहीं पे भी नहीं है। इतना सोचा समझा क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं नहीं है। और अब इसके बाद हो सकता है ये सब जगह ही मिले आपको शायद। हाँ देख लो, पहला क्वेश्चन लेवल भी दिख रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, बेचारा एकदम सीधा सीधा पूछ रहा है, बता दो ना। तो स्टेप 1 देख लो एक बार फिर से, स्टेप 1 देख लो, इसका जब एक्सपेंड करोगे तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा, तो सीधा सीधा k का वैल्यू निकालना है n+1/1 प्लस मॉड x बाई वाई। ध्यान से देखिए, n का वैल्यू 26 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x, x की जगह क्या है, x की जगह है 2 अपॉन y की जगह कितना है माइनस का 5x। ध्यान से n+1 अपॉन 1 प्लस x बाई वाई, तो ये आ जाएगा कितना 27, और ये कितना आ जाएगा बच्चे। अब x का वैल्यू यहां पे रखना पड़ेगा, x का वैल्यू यहां पे रखिए, तो 1 प्लस x का वैल्यू 1/5 पुट करो, तो ये कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 27/3 9। तो 9 इसका वैल्यू आ रहा है, k का वैल्यू 9 आ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, k का वैल्यू 9 आ रहा है, तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है अगर k बिलोंग्स टू इंटीजर आ गया तो क्या होते हैं r बराबर k-1 और k।
तो आर के दो मान होते हैं, मतलब आर का यहां से मान क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा 9। तो एक बार तो आर का वैल्यू 8 ले लो, आर का वैल्यू 8 लेंगे तब क्या होएगा, आर का वैल्यू 8 लेंगे तब क्या होएगा, तो वो आएगा टी आर प्लस 1 दैट इज 26 सी आर का वैल्यू तो 8 रखना है, एनसीआर इंटू 2 की पावर n माइनस आर, तो 18 इंटू माइनस 5x की होल पावर 8, यही आएगा। दैट इज इक्वल टू, अब के का वैल्यू भी इसमें इसका वैल्यू भी रख दो, तो ये आ जाएगा 26 सी 8 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा ये तो भाई 1/5 रख दो तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 18, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही जब आप निकालोगे आर का वैल्यू 9 लेके, आर का वैल्यू 9 लेके, तो ये आएगा टी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26 C9 इंटू 2 की पावर दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 17 इंटू माइनस 5x की पावर 9, तो ये हो जाएगा -1, तो -26 C9 इंटू 2 की पावर, तो ये टर्म आएंगे। अब ये दोनों ही दो टर्म क्यों आए मुझे ये बताओ। अरे भाई दोनों ही टर्म बराबर हो गए इसमें, ये वाले टर्म का वैल्यू और ये वाले टर्म का वैल्यू बराबर हो गया, हालांकि ये प्लस का है ये माइनस का, और सर लग तो नहीं रहे, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं इनको। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये है 26 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल बाई 26 माइनस 8 18 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 18, इसका वैल्यू ये आ रहा है। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये भी है माइनस का 26 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल दिस माइनस दिस तो 17 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 17। अब इसको इसी फॉर्मेट में ले जाना है, तो क्या कर सकते हैं बच्चे अपन, अपन कर सकते हैं, एक तो 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड 18/18 कर दो, 18/18 कर दो, तो इसको और इसको मिला दो, और इसमें से एक 9 को बाहर निकाल लो, तो क्या आएगा माइनस का 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, देखो इन 9 को बाहर निकालो 1 फैक्टोरियल, इसको और इसको मिला दो तो 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 की पावर 17 इंटू 18। तो देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे और बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तब पाएंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो मतलब ये 2 की पावर कितना बन जाएगा, 2 की पावर 18। क्या बोला इसने, ये इससे कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल बटे 18 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 18। देखो ये वैल्यू आ गया और ये वैल्यू भी सेम ही है क्या, अरे देख लो यार, सेम टू सेम वैल्यू आया, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या ये बात क्लियर है आपको भाई, ये माइनस का है ये प्लस का है और दोनों का सेम एग्जैक्ट सेम वैल्यू है। अरे यार छोटा मोटा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, नहीं आता सर वापस घुमा लो वीडियो को और अच्छे से देख लो, काम की बात है। और इससे ज्यादा काम की बात ये इसलिए, तो कौन से टर्म आए, ये कौन सा टर्म है, आर का वैल्यू 8 रखेंगे तो ये T9 है, और ये कौन सा टर्म बन गया T10, तो T10 ये आ रहा है और T9 ये आ रहा है, तो न्यूमेरिकली तो दोनों न्यूमेरिकली मतलब वैल्यू दोनों का सेम है, एक प्लस है एक माइनस है। अब दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है इस पे वो ये बन सकता है एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टर्म। अब एल्जेब्रिकली का क्या मतलब होता है, जिस चीज को अपन मैथमेटिकली दर्शा पाए, एल्जेब्रा से दर्शा दे, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं होता, बावड़ा है। अरे एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट और लिस्ट बोलो या केवल ग्रेटेस्ट और लिस्ट बोलो सेम ही बात है, मतलब जिसको एल्जेब्रा से अपन दिखा पाए कि ये ग्रेटेस्ट है ये लिस्ट है, तो वो बात बोल रहा है। तो इसने बोल दिया कि अब सबसे बड़ा टर्म, देखो अभी अपन कर रहे थे न्यूमेरिकली, क्योंकि अपन फॉर्मूला जानते थे न्यूमेरिकली के लिए, और इसी का फॉर्मूला आया था वो, नहीं तो इनइक्वालिटी सोल्व नहीं होता। तो इसलिए अब इसने पूछ लिया रियल क्वेश्चन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट टर्म कौन सा। तो देख बच्चे, ये जो टर्म है ना
इनका मैग्नीट्यूड, जो ये जो टर्म्स है इनका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबसे बड़ा है क्या, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सबसे बड़े हैं। जब इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो जितने भी टर्म आएंगे उनमें ये दो ऐसे टर्म हैं जिनका मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है। ठीक है क्या? तो ये न्यूमेरिकल जो ये वैल्यू है ना ये सबसे बड़ा है। अब बताओ ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो ये प्लस का है, इसका वैल्यू सबसे बड़ा है और ये पॉजिटिव भी है, तो मतलब ये तो सबसे बड़ा टर्म हो गया क्या, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो गया बच्चे, ये T9। ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा T9, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सबसे बड़ा है और इसका साइन प्लस है। और लिस्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, लिस्ट टर्म हो जाएगा T10, क्यों, क्योंकि देख इसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है और इसके पहले माइनस का साइन लगा दो, अरे सबसे बड़ी चीज हो, और उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा दो, वो सबसे छोटा हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दो सबसे छोटा हो जाएगा, या सॉरी, तो ये देखो -1 और -100 कौन बड़ा है, कौन छोटा है इसमें, ये छोटा है ना, अरे ये लिस्ट है। तो इसलिए अगर किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उस पर नेगेटिव लगा देंगे तो वो सबसे लिस्ट हो जाएगा क्या, तो ये बात है। तो ध्यान देना कि ये सा क्वेश्चन पूछ लेगा उस दिन आप मुश्किल में आ जाएंगे। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट और लिस्ट टर्म पूछा है तो ऐसे करना आपको पड़े, मतलब ये ही आएगा, बस इसका कंपेयर कर लेना और जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसी का थर्ड पार्ट 2 - 5x की होल पावर 26, 2 - 5x की होल पावर 26। हाँ अब चाहिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, क्या ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है, नहीं ये कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो ये यार कोफिशिएंट की बात बच्चे देख के ही डर जाते हैं, पर एक बात बता दो, मैं बोलो इस वाली ये तो है टर्म, ये टर्म है, ये तो है टर्म, अब मैं बोलूं इसका कोफिशिएंट क्या, ये तो टर्म हुई ना पूरी, अब मैं इसकी कोफिशिएंट की बात करूं, इस टर्म के कोफिशिएंट की बात करूं तो वो कितना है 4, तो ये टर्म तो है ये 4x³ और इसका कोफिशिएंट है 4। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट कितना है तो अपन उस x को अलग कर देंगे, बाकी को भी निकाल के बता देंगे। अरे यार ऐसे तो काम नहीं होगा, तो इसका एक और अच्छा तरीका है कि मतलब वेरिएबल बराबर 1 डाल दो। अगर आपको टर्म से कोफिशिएंट में जाना है तो वेरिएबल बराबर 1, अगर आपको टर्म से कोफिशिएंट में आना है कि आपको टर्म गिवन है और आप उससे कोफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 1 डाल दो, ये आ जाएगा क्या, तो क्या बोला, क्या बोला, अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए, आपको देखो टर्म चाहिए तो ठीक है ये टर्म है, पर टर्म से कोफिशिएंट निकालने के लिए वेरिएबल की जगह कितना डाल दो बच्चे, 1 डाल दो। क्या देखो अपने पास किसका फॉर्मूला था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला था। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट कैसे आएगा कि अपन वेरिएबल बराबर 1 पुट कर देंगे, मतलब वेरिएबल बराबर 1, मतलब यहां पे वेरिएबल कौन है x, तो x की जगह 1 डालना है। मतलब ये क्वेश्चन में बोला कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए, टर्म नहीं चाहिए हमें, कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट चाहिए तो टर्म को कोफिशिएंट में कौन बदल देगा, टर्म है इसको कोफिशिएंट में कौन बदल देगा, वेरिएबल का वैल्यू 1। तो ये बात है, बहुत अच्छे से सुन लो, ये काम की बात है। यहां पे कई बार आपको मिलेगा कि इस टर्म का कोफिशिएंट निकालो या इसमें कुछ कुछ निकालो, तो सीधा ध्यान रखना कोफिशिएंट निकालना है तो जितने भी वेरिएबल है सबको 1 पुट कर देना, दी एंड हो जाएगा। हाँ तो अब बोलो बच्चे, अब बोलो बच्चे समझ में आया यहां तक। अब अपने को तो वही बात है कि x का वैल्यू 1 डालना, बस इतना सा है, बस बाकी तो स्टेप 1 बोलो। स्टेप 1 क्या होगा, k बराबर n+1/1 + x/y। तो देखिए x की जगह कितना n 26 + 1/1 + x, x की जगह क्या है 2, x की जगह 2 है और -5 y की जगह, बस यहां पे ध्यान ये है कि तो 27 x की जगह 1 डालना है तो ये 1 + 2/5 आ गया।
तो उसको ऊपर ले जाओ बच्चे, तो 135/7 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो 7 6 9 63 और कितना हो गया 10, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली के का वैल्यू ये आ गया। तो ये तो बहुत ही सुंदर चीज है। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, के नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए के इंटीजर नहीं आया, दैट मीन्स आर बराबर जीफ ऑफ के। इसका जीफ ले लो तो कितना आ जाएगा 19। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 19। तो इसका मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा वो टी आर प्लस 1, दैट मीन्स T10 T20 T20 हो गया। कौन सा टर्म हो गया T20। भाई आर का वैल्यू 19 पुट करो तो T20th टर्म लिख दो इसका, तो 26C20 ना 19, आर की वैल्यू 19 इंटू 2 की पावर दिस माइनस दिस n माइनस आर, तो कितना हो रहा है 7 इंटू -5x की पावर -5x की पावर 90। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, कुल मिला के x का वैल्यू 1 पुट करना है तो वैल्यू पुट करो तो ये नेगेटिव आएगा, और 26C19 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 90। तो ये आएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो भाई यहां से माइनस हटा देना, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकली पूछा है तो ये इसका आंसर क्या होएगा बच्चे, इसका आंसर क्या होएगा, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये है बच्चे। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है ना, एक्स की जगह 1 डालना ही है। तो ये इसका एक्सपेंशन करोगे जो जितने भी टर्म्स आएंगे उन सब में ये जो 20th टर्म आएगा, 20th टर्म आएगा, आर का वैल्यू 19 है तो 20th टर्म होगा उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा और वो इतना होगा, सबसे बड़ा होगा और वो इतना होगा। तो 20th टर्म का कोफिशिएंट ये होगा और ये सबसे बड़ा होगा न्यूमेरिकली। अब जो एडवांस का क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है बच्चे, क्योंकि आप तो इसी में अटक रहे थे, इसी का कंसेप्ट नहीं पता था। इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये लिख लेना है ना। अब ये आ जाए ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट कोफिशिएंट, तो अब तो हवा ही निकल जाएगी। ये बोला कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट बताओ या सबसे छोटा कोफिशिएंट बताओ, तो सबसे छोटा कोफिशिएंट तो मेरे को मिल गया, ये रहा। अरे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है और इसके पहले माइनस का साइन है, दैट मींस लीस्ट कोफिशिएंट तो मिल गया। ये तो T20 वाला ही हो गया, तो ये माइनस का 26C19 इंटू 2, तो ये तो मिल ही गया बच्चे ना। भाई देखो जब इसके एक्सपेंशन का कोफिशिएंट्स लिखोगे तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वाला कोफिशिएंट ये और इसका साइन नेगेटिव है, तो ये तो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कोफिशिएंट ये हो गया। अब सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा क्या होगा इसके आसपास, भाई सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा होगा इसके आसपास, मतलब नियर ऑफ T20। नियर ऑफ T20 का मतलब हो गया इसकी या तो पहले वाला ये तो बाद वाला, तो या तो हो सकता है T19 या तो हो सकता है T21। अब इन दोनों को आपको चेक ही करना पड़ेगा, तो मतलब एक तो T19 निकाल लेना, एक T21 निकाल लेना, ये निकालना और चेक कर लेना, चेक करना है, चेक करना है और कमेंट में लिख के बताना है कि आपका कौन सा बड़ा आया इनमें से। क्या बोला मैंने, ये T20 आ रहा है तो ये तो न्यूमेरिकली सबसे लिस्ट हो गया। अब भाई पिछले क्वेश्चन में तो देखो दोनों दो टर्म्स आ रहे थे तो वो तो ठीक था, पर अब इसका सबसे बड़ा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया ये आया। अब ये तो नेगेटिव है इसलिए लिस्ट हो गया, तो इसके आसपास वाले होंगे ना, जो इसके आसपास वाले होंगे वो बड़े बड़े होंगे, उनके वैल्यू भी बड़े होंगे। तो इसलिए उन दोनों को आपको फाइंड करना है, फिर चेक करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा, और ये कमेंट करके आप बताएंगे, पक्का बता देंगे। तो हो सकता है आपकी भी हेल्प हो, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो मैं करेक्ट भी करूंगा। तो अगर आपको इसका आंसर का जानना है तो बिल्कुल कमेंट करेगा। बाकी एग्जैक्ट एडवांस लेवल है, ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं और बच्चे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट,
इसमें क्या चाहिए आपको, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, थोड़ा गौर करिएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल ये एनसीआर होता है जनाब, ये एनसीआर होता है, इसमें गड़बड़ मत कर देना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का कब आएगा, आर बराबर 26/2 तो 13, दैट इज 26C13। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो ये बहुत सिंपल चीज है, तो इसको मिक्स नहीं करना है। और जो ये कंसेप्ट पढ़ा है वापस देख लेना एक बार ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस हो जाएंगे अब। क्लियर है क्या? तो ये डीपीपी है, अच्छे से करना बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ज्यादा डाले हैं। और ये इसका आंसर किया, फिर भी दिक्कत है, मंडे को लाइव क्लास 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो। और ऐसे ही वीडियोज अगर आपको चाहिए, बाकी इन वीडियोज का पर्पस एक है क्या, कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करना जानते हैं पर उनको नहीं नंबर आ रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपकी हेल्प हो रही तो बिल्कुल कमेंट करके भी बताइए, और बाकी के लिए शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, हो सकता है उनकी काफी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।